हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना सर, कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर अब जो टॉपिक आ चुका है, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पर हम दरअसल इस बारे में बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया था कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो थी ना, वो तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया वाली एंट्री स्लाइड के ऊपर। ठीक है, Huygens wave theory of light could not explain the photoelectric emission due to the following main reasons। मैंने पहले आपसे कहा था कि यहाँ पे होता क्या है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो पूरा जो प्रोसेस है ना, इसको समझने के लिए आपको दरअसल नीड होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, जहाँ पे आप लाइट को मानते हैं एज अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, ना कि एज अ वेव नेचर। अच्छा, वेव नेचर का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, जो ये पूरा प्लॉटिंग करी गई है ना, उसका क्रेडिट यू कैन गिव इट टू हाइगन। ठीक है, आया समझ में? जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी हाइगन के बेसिस पे, हम लोगों ने हाइगन्स का प्रिंसिपल पढ़ा। उसके बाद हाइगन्स के हिसाब से अपन ने क्या है, रिफ्लेक्शन का पूरा डायग्राम बनाया था, फिर रिफ्रैक्शन का भी डायग्राम पूरा बनाया था, हर चीजें अपन ने प्रूव करी थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वेव थ्योरी का जो फंडा है ना, वेव थ्योरी को लेकर के यू कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। ठीक है, तो सर ऐसा क्यों होता है, क्या क्या चीजें हो जाती है, वेव थ्योरी के हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए और असलियत में क्या आउटपुट आता है, उसमें काफी डिफरेंस रहा होगा ना। जैसे मान लो अगर ऐसा होता कि जो वेव थ्योरी के अनुसार हो रहा है, जो वेव थ्योरी को लग रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, अगर वैसा वैसा ही होता फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, तो अपन कहते हैं कि वेव थ्योरी ने बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन कर दिया है पूरे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि अगर ऐसा यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा है ना कि दिस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या, वेव थ्योरी के हिसाब से कुछ और होना चाहिए था और असलियत में हो कुछ और रहा होगा। आई मेरी बात समझ? ठीक है सर, तो आते हैं अपन इसमें पहले वाले फंडे के ऊपर। तो यहाँ पे पहले वाले फंडे में क्या चीज लिख के रखी है, अकॉर्डिंग टू wave theory of light, the energy carried by a beam of light is measured in terms of intensity of the beam। ठीक है भाई, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से जो एनर्जी किसी भी बीम के पास होती है ना, उसको अपन मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द बीम। ठीक है, उसको अपन कैसे मेजर करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द बीम। नाउ इफ द इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज इंक्रीज्ड, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। मेरी बात समझिएगा, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में बहुत गहरा रिलेशन होता है। अगर आप किसी भी वेव की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं ना, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स में, तो इंटेंसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला है मैंने, इंटेंसिटी जो होता है ना सर, इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्या होता है सर, इंटेंसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है? तो एक बार इसको नोट डाउन करें ना, बिकॉज क्या है, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है ना, वो उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम लोगों ने क्या चीज पढ़ के रखी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर, हमने सर ये पढ़ के रखा था कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं ना, तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन जो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है क्या वो बढ़ेगा? नहीं सर, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन नहीं बढ़ेगा। तो जैसे मान ले कि मेरे पास ये एक मेटल प्लेट है ना, और इसका वर्क फंक्शन कितना है, 100 जूल। भाई मैंने स्टार्टिंग से कह के रखा था आपसे कि यू हैव टू बी वेरी 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 डेटा स्पेसिफिक। ठीक है, हम लोग मान के रखते हैं कि इसका जो वर्क फंक्शन है वो 100 जूल के बराबर है। ठीक है, अब मेरे पास कोई सोर्स ऑफ रेडिएशन यहाँ पे रखा हुआ था और इसकी एनर्जी 120 जूल की है। जब 120 जूल वाला एक फोटोन जाकर के स्ट्राइक करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी सर, 20 जूल। कैसे होगी 20 जूल सर? भाई 120 में से 100 जूल तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में चला गया ना।
आई बात समझ। उसके बाद कितना बचा, 20 जूल बचा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी सर, 20 जूल के बराबर होगी, है ना। अब क्या होता है, अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूंगा, तो डिस्टेंस को कम करने का मतलब है कि आई एम मेकिंग द बीम मोर एंड मोर इंटेंस, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूंगा ना, तो ज्यादा बीम जाकर के स्ट्राइक करेगी, ज्यादा फोटोन जाकर के स्ट्राइक करेंगे और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भी यहां पर क्या हो गया, इंटेंसिटी को बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स गए, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गए थे वो बढ़ गए, और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फोटो करंट बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्या उस पर 2 रुपए का फर्क पड़ रहा है, नहीं सर। इंटेंसिटी को चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अब समझने वाली बात है, जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने क्या कंक्लूजन दिया आप लोग को कि अगर आप सच में चेक करें ना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे 2 रुपए का फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है कि नहीं यार, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, अगर वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वेव की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से जब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया ना, तो अब 120 जूल की एनर्जी नहीं फेंक रही है, जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से यहां पे जब रखा था तो 120 जूल का फोटोन गया, यहां पे जब रखा तो इंटेंसिटी बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, 160 जूल का फोटोन जा रहा है, और वहां पे 60 जूल की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। भाई मेरा मन कर रहा है मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे अपन दूरियां कम कर देते हैं तो सर क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर तुम समझ पा रहे हो मेरी बात, दूरियां कम होने से क्या होता है, नजदीकियां बढ़ने से क्या होती है सर, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहां पे वही हो रहा है, यहां पे सोर्स को पास लेके चला गया मैं, बीम बहुत इंटेंस हो गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से यह कहा जाता है कि यहां पर एनर्जी बढ़ गई है। तो अब 200 जूल का फोटोन जा रहा है और 100 इलेक्ट्रॉन, देखो 200 जूल का फोटोन जाएगा, 100 इसका वर्क फंक्शन था, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर 100 जूल के साथ में, ठीक है। तो वेव थ्योरी में अलग मसला हो गया। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या हो जाएगा सर, यहां पे इंटेंसिटी को बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। असलियत में बस ये देखा गया है कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग द मेटल प्लेट वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल प्लेट वो बढ़ जाएंगे, फोटो करंट बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो लिखा है ना कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसका आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, ठीक है। फिर आगे ही वाली बात समझ में, यस ये वाला फंडा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो जैसा वेव थ्योरी को लगा था वैसा आउटपुट आया नहीं, ठीक है। असलियत में जो बात होती थी वो मैं आपको बता दी है कि इन रियलिटी अगर आप चेक करें तो इन रियलिटी होता क्या है सर, कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इन रियलिटी इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, अगर इंटेंसिटी को आप बढ़ा दोगे तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं वो बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इतनी सी बात है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बस फोटो करंट की वैल्यू जो है वो सर बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की वो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। जबकि वेव थ्योरी क्या बोलती है, बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या होना चाहिए, इसको भी अपन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, भाई वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं ना भाई, कभी कभी क्या होता है, वेव थ्योरी गलत थोड़ी है, वेव थ्योरी है तो सही, लेकिन वेव थ्योरी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी आपके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के इफेक्ट को, ठीक है। ये इसका मसला होता है। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से बेसिकली क्या होगा सर, एम्पलीट्यूड लाजमी तौर पे बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड लाजमी तौर पे बढ़ जाएगा, और जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ना तो एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ना सर तो एनर्जी जो है ना वो बढ़ जाएगी, और जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी, ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी ऑफ रेडिएशन
रेडिएशन बढ़ जाएगी तो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से रियलिटी में काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेव थ्योरी को लग रहा था कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे यार ये दो अलग अलग चीजें हो गई ना, तो असलियत में होता कुछ और है और यहाँ पे वेव थ्योरी को लगता कुछ और है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि वेव थ्योरी जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के इफेक्ट को। ठीक है, ये तो बस एक ही पॉइंट था। अगर समझ में आ रहा है भाई तो बनता ये है कि आप तरीके से वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और क्या कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज चलते रहने चाहिए ताकि मुझे चले पता कि हाँ भाई जैसे मैंने समझाया, जैसे बच्चे को चमका उसने फायर इमोजी भेज दिया। ठीक है, चले सर, ओके एवरीबॉडी इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वही तो बात यहाँ पे कही गई है भाई, वही तो सेम बात यहाँ पे कही गई है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से होता क्या है कि द एनर्जी कैरीड बाय बीम ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द बीम। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऐसे ही करता है भाई, वेव थ्योरी के हिसाब से किसी भी बीम के पास में कितनी एनर्जी है वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, अब देखो, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज इंक्रीज्ड देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड। भाई अगर इंटेंसिटी को आप बढ़ा दोगे ना तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड। वही बात मैंने आप लोगों के सामने यहां पे रखी थी, इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओके सर, डन। तो यहाँ पे क्या होता है वेव थ्योरी के हिसाब से, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज इंक्रीज देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। और जब एम्पलीट्यूड में इंक्रीज होगा तो जो वेव के पास में एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, वेव के पास में जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। अब देखो यार, अगर इंसिडेंट एनर्जी बढ़ रही है और इसका वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड है 100 जूल के बराबर, अब जब इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बढ़ रही है तो जितना वर्क फंक्शन को चाहिए था उतना उसमें ओवरकम हो गया और बाकी जो एनर्जी बचेगी उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ना भाई। तो जैसे मान ले पहले यहां पे रखा है सोर्स ऑफ रेडिएशन 120 जूल गया तो इलेक्ट्रॉन निकला 20 जूल के साथ में। अब वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा ना तो इसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब ये 120 वाला नहीं रहा, अब ये हो गया 160 वाला। तो जब 160 जूल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 60 जूल वाला बाहर। बोलो हाँ कि ना। तो वेव थ्योरी को लग रहा है कि इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि असलियत में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वहां पे वही लिखा हुआ है, व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, वेव थ्योरी के हिसाब से व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस द एनर्जी कैरीड बाय द लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायरली ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। सही बात है सर, जो भी एनर्जी जाएगी टकराएगी मेटल सरफेस के ऊपर, वो मेटल सरफेस पर यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो इतना पूरा फंडा है वो समझ में आया क्या फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अभी तो कहानी बची हुई है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ये सब पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लोग के सामने एक रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम बना के रखा हुआ है और इसमें क्या हो रहा है सर आप देख सकते हैं। देखिए ये मेटल सरफेस था, इस पे लाइट रेडिएशन आकर के स्ट्राइक करी पर इलेक्ट्रॉन ये निकाल नहीं पा रही है। सर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल पा रही है ये? क्योंकि इसकी जो एनर्जी होगी वो मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से कम होगी। ठीक है, अच्छा सर ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पा रही है बट क्या एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जैसे मान लिया इसका वर्क फंक्शन 100 जूल होगा तो इसमें जो एनर्जी आ रही है ना वो होगी 120 जूल की, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 20 जूल के साथ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तेजी में फुर 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 हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका वर्क फंक्शन तो वही 100 जूल का है लेकिन अब जो एनर्जी आ रही है वो 160 जूल की आ रही होगी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो 60 जूल से उन्होंने दौड़ लगा दी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। चलिए, तो all the electrons present on the surface of the metal will receive the light energy and they will be ejected out of the metal surface, जो कि बिल्कुल लाजमी बात है, बिल्कुल सही बात है कि हाँ भाई मेटल सरफेस पे जब रेडिएशन जाकर के स्ट्राइक करता है ना तो वो जो एनर्जी होती है वो मेटल सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद हर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है, अल्टीमेटली कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, नाउ व्हेन द वेव्स ऑफ लाइट ऑफ हायर, अब वेव थ्योरी की बात चल रही है यहाँ पे, वेव थ्योरी का दिमाग चल रहा है यहाँ पे कि व्हेन द वेव्स ऑफ लाइट ऑफ हायर इंटेंसिटी, जब वेव्स of light of higher intensity falls on the metal surface तो it will impact more energy, it will impart more energy to the electrons। जब ये जो waves है ना जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, जब हाई इंटेंसिटी की वेव जाकर के स्ट्राइक करेगी ना तो वो ज्यादा एनर्जी इंपार्ट कर देगी, ऐसा वेव थ्योरी को लगता है। ठीक है, ड्यू टू इट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। आई बात समझ में? चले फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो ऐसा वेव थ्योरी को लग रहा है कि वो ज्यादा एनर्जी जो है ना वो इंपार्ट कर देगा मेटल सरफेस पे और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन से यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी, ऐसा लगा था वेव थ्योरी को। ठीक है, तो ड्यू टू इट
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। ठीक है, इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है ना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। असलियत में क्या होता है सर, इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाएंगे ना तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाएंगे ना तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है This is against the experimental facts that the maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons is independent। ये डिपेंड ही नहीं करता लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड ही नहीं करता लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में बखूबी क्लियर आउट हो चुका है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, यहाँ तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए, ये तो पहला पॉइंट था जहां पे वेव थ्योरी के हिसाब से काम हो नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद क्या था, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय द वेव्स ऑफ लाइट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइडेड दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स एमिशन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक मतलब वेव थ्योरी को ऐसा लगता है कि भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो कोई मसला नहीं है, लाइट की फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो कोई मसला नहीं है, बस इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि एम्पलीट्यूड अच्छा होगा, ताकि वेव की एनर्जी अच्छी होगी, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, तो वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता है। हर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो वेव्स को, हर फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेगी, बस गिवन दैट इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जबकि असलियत में ऐसा होता नहीं है। तो यहां पे क्या चीज है, असलियत में क्या होता है सर, असलियत में वेव्स के पास एक गिवन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर किसी मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो जो आपके पास सोर्स ऑफ रेडिएशन आ रहा है ना उसके पास भी एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए सर, 50 हर्ट्ज तो होनी चाहिए। अगर 50 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी है आपके सोर्स ऑफ रेडिएशन के पास, तो इसमें वो बात नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके। क्या आपको चमका इतना? यस सर, बिल्कुल चमका। जबकि वेव थ्योरी क्या बोलती है, अरे फ्रीक्वेंसी को छोड़ो ना यार, फ्रीक्वेंसी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव थ्योरी बोलती है कि बस इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए वेव्स की, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले। जबकि हम जानते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं होता भैया, इंटेंसिटी से बस नंबर ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ती है। असलियत में अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपके सोर्स ऑफ रेडिएशन में इतनी जान होनी चाहिए, मतलब कितनी जान, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो वो बताएगा आपको मेटल सरफेस। ठीक है, जैसे ये मेटल सरफेस है, इसने बोला कि मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 50 हर्ट्ज है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है। इससे आपको ये समझ में आता है कि भाई अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूंगा तो मुझे कम से कम 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स चाहिए, उससे कम पे तो ये बात भी नहीं करेगा। बोलो हाँ कि ना? आई मेरी बात समझ? तो यहाँ पर भी वेव थ्योरी जो है ना वो खराब हो गई, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। वेव थ्योरी क्या बोलती थी कि भाई कोई सा भी फ्रीक्वेंसी हो कोई दिक्कत नहीं है, वेव्स जो है इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल ही लेंगी, बस इंटेंसिटी बढ़िया होनी चाहिए थी। जबकि ये बहुत कोसों दूर है सच्चाई से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय द वेव्स ऑफ लाइट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसको लग रहा है, इसको क्या लग रहा है वेव थ्योरी को लग रहा है हर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है ना उसमें वो जान है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगी। ये तो अच्छे से बता रहा है कि भैया इंटेंसिटी अच्छी है रख लो बस। ठीक है, इसको तो पूरा भरोसा है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट को फ्रीक्वेंसी की पड़ी भी नहीं है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ऐसा वैसा प्लेयर समझता है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट तो बोलता है कि भैया जो है इंटेंसिटी है। ठीक है, इंटेंसिटी अच्छी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो प्रोवाइडेड दैट द रिक्वायर्ड एनर्जी टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप वेव थ्योरी की बात सुनते हुए चलोगे तो इसका मतलब तो ये है कि आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब इट मीन्स नहीं, it means by increasing the intensity of incident wave of light energy can be increased. ठीक है, and the photoelectric emission will take place even if the frequency of the incident light is less than the threshold frequency। अरे वेव थ्योरी ऑफ लाइट के दिमाग में तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज भी नहीं है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से तो देयर इज नथिंग लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी को तो ये लगता था ना कि भाई किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से देयर वुड हैव बीन समथिंग कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। लेकिन असलियत में क्या होता है कि भाई हर फ्रीक्वेंसी में वो बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, बट इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ठीक है, तो ये जो कहना चाह रहे हैं भाई साहब,
This is also against the experimental fact because no photoelectric emission takes place from a metal surface if the frequency of incident light is less than the threshold frequency. मतलब अब वेव थ्योरी को लग रहा था कि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो निकाल देगी इलेक्ट्रॉन्स ने कहा भी था ना कि फ्रीक्वेंसी दैट लाइट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज विल डू इलेक्ट्रॉनिक एमिशन. ठीक है, असलियत में क्या होता है, हर फ्रीक्वेंसी की बस की बात नहीं है. फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता. ठीक है, तो यहां पर फिर से जो है ना वेव थ्योरी, देखो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी वेव थ्योरी गलत है मैं बस ये बता रहा हूं कि वेव थ्योरी जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को. ओके सर, डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद व्हेन द वेव ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस द एनर्जी ऑफ वेव ऑफ लाइट विल नॉट गो टू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन मेटल बट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मेटल सरफेस. ठीक है, तो जब कोई वेव ऑफ लाइट जाकर के स्ट्राइक करता है ना किसी मेटल सरफेस पे तो जो एनर्जी है ना वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट द इलेक्ट्रॉन्स विल टेक सम टाइम इन एक्यूमुलेटिंग द एनर्जी. ये सब हो रहा है वेव थ्योरी के हिसाब से. ठीक है, वेव थ्योरी को ऐसा लग रहा है कि आप एक काम करो, अगर आपको इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो एक सोर्स ऑफ रेडिएशन लो और इसको 6 घंटे लगा के छोड़ दो. ठीक है, क्या बोला मैंने कि वेव थ्योरी को ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो एक सोर्स ऑफ रेडिएशन लो, कोई मतलब नहीं मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी से. वेव थ्योरी के दिमाग में क्या था, वेव थ्योरी के दिमाग में देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. वेव थ्योरी ने कभी ये सोचा नहीं, वेव थ्योरी में कभी ये सोचा नहीं गया कि भाई सोर्स ऑफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की भी तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना. ना 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 ना, उनको बस ये लगता था कि इंटेंसिटी ही है जो हीरो है. अगर आपकी इंटेंसिटी, अगर आपके सोर्स ऑफ रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है ना वो इतनी अच्छी है कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोवाइड कर देगी लाइक बराबर टू वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये बोलने लगती है कि अगर मुझे इस मेटल प्लेट में से निकालना है इलेक्ट्रॉन्स को तो भाई साहब कोई स्पेशल सोर्स नहीं चाहिए. वेव थ्योरी को ऐसा लगा था कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है. ठीक है, वेव थ्योरी बोलती है कि एक सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पे रखो और मान लो 6 घंटे तुमने चालू करके रख दिया इसको. ठीक है, 6 घंटे से ये फोटोन जो है ये भेजे जा रहा है. तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये बोलती है कि जो ये एनर्जी है ना ये यहाँ पे पूरा सेपरेट होगी, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगी. उसके बाद हर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी को एक्यूमुलेट करेगा. उसके बाद कुछ घंटों के बाद तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा. ऐसा कहती है वेव थ्योरी. आया समझ? वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से क्या होता है कि एनर्जी जा करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद क्या है कि एक्यूमुलेट होगी, पूरा जमेगी और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा जरूर आएगा जब इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एक्यूमुलेट कर चुका होगा कि वो मेटल सरफेस के बाहर आ जाएगा. ऐसा बोलती है वेव थ्योरी. लेकिन असलियत में क्या होता है, असलियत में ऐसा होता है सर, अगर ढंग का सोर्स है, ढंग का सोर्स मतलब सुटेबल सोर्स. सुटेबल सोर्स का मतलब क्या है सर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है. ठीक है, तो अगर ये ढंग का सोर्स है ना तो इलेक्ट्रॉन 1 नैनो सेकेंड के अंदर निकाल देगा. ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉज में कहा गया था. ठीक है, 1 नैनो सेकेंड के अंदर अगर ढंग का सोर्स होगा तो 1 नैनो सेकेंड के अंदर निकाल देगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर. लेकिन अगर ढंग का सोर्स नहीं होगा तो आप उसको 6 घंटे चाहे 8 घंटे चाहे 10 दिन चालू करके रख दो, नहीं होने वाला कुछ भी ऐसा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन जैसा. तो यहाँ पे क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट द इलेक्ट्रॉन्स विल टेक सम टाइम इन एक्यूमुलेटिंग. ये वेव थ्योरी की बात चल रही है. वेव थ्योरी को लग रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इट द इलेक्ट्रॉन्स विल टेक सम टाइम इन एक्यूमुलेटिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर देयर एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस. लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के अगेंस्ट चला गया. क्यों? बिकॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द लाइट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज स्विच्ड ऑन. ठीक है, जैसे आपने लाइट को स्विच ऑन कर दिया ना तो वैसे के वैसे इंस्टेंटेनियसली ऑलमोस्ट 1 नैनो सेकेंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा. बोलो हाँ कि ना? पक्का ये वाला फंडा समझ में आ गया क्या? यस सर, ये वाला फंडा उम्दा तरह से चमक गया है. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ये था हमारे पास में. उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या हुआ ऐसा, कैसे कैसे पॉइंट्स थे, क्या क्या लगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट को, जो कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से, सच्चाई से काफी दूर था, कोसों दूर था. ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के पूरे फिनोमेना को. उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको लगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, आपको लगा अगर कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में. सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं. अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं
हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट जो होते हैं ना वो हम लोग चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके फीडबैक पे काम करके ही हम लोग इस वीडियोस की जो क्वालिटी होती है ना वो टॉप नॉच लेवल तक लेकर के जा पाते हैं और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।